बीबीसी दुनिया में आज देखिए, आज से 60 देशों पर लागू अमेरिकी टैरिफ। अमेरिका के 104% टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर लगाया 84% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए टैरिफ आज से लागू, शेयर मार्केट में मची हलचल। जानेंगे भारत समेत बाकी देशों पर क्या होगा इसका असर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। ट्रंप टैरिफ के हर पहलू की होगी प्रोग्राम में बात, और साथ ही दिखाएंगे The transshipment facility extended to Bangladesh. भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा ली वापस। लॉजिस्टिक में देरी और बड़ी लागत से होने वाली परेशानी को बताया वजह। कहा, भारत के रास्ते नेपाल या भूटान जाने वाले बांग्लादेश के निर्यात पर असर नहीं पड़ेगा। गजा में इजरायली हमले जारी। पूर्वी गजा में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक एक मिसाइल हमले में कम से कम 29 लोगों की मौत। 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से संयुक्त राष्ट्र ने कहा, इजराइल नहीं पहुंचने दे रहा गजा में राहत सामग्री। कैसे हैं हालात, दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में। दरिया ओ दरिया। और पाकिस्तान के सिंधु नदी पर क्लाइमेट चेंज की मार। सूखती सिमटती नदी की वजह से कईयों की जिंदगी बदली। दिखाएंगे पाकिस्तान से खास रिपोर्ट। दुनिया ट्रंप के टैरिफ वॉर से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा रही है। उधर टैरिफ के बदले टैरिफ की लड़ाई भी बढ़ती दिख रही है चीन और अमेरिका के बीच। चीन ने अपने अंदाज में अमेरिका को जवाब दिया है। चीन पर ट्रंप के 104% टैरिफ के जवाब में चीन ने कुल 84% टैरिफ लगाने का फैसला किया अमेरिका पर, और चीन आखिर तक ये लड़ाई लड़ने की बात पर अड़ा हुआ भी दिख रहा है। अमेरिका पर ये नए शुल्क 10 अप्रैल को चीन के स्थानीय समय के मुताबिक रात 12:01 से लागू हो जाएंगे। कोई भी चीन के लोगों के विकास का हक नहीं छीन सकता। हम चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों को चोट पहुंचाने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने कानूनी अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएंगे। और ईयू भी कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने को तैयार हो गया है। ये नए टैरिफ 15 अप्रैल से लागू होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देशों पर जो टैरिफ लगाए हैं वो आज से लागू हो गए, और इसकी वजह से एशियन स्टॉक मार्केट्स आज भी गिरावट के साथ बंद हुए और यूरोपीय बाजार भी सुस्त नजर आए। लेकिन लाओस और कंबोडिया, जिन पर काफी ज्यादा टैरिफ लगा है, उन्हें अब चीन से उम्मीद है। सुनिए चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड्स। अगर आप लाओस और कंबोडिया जैसे देशों को देखें, ये वो गरीब देश हैं जिन पर ट्रंप प्रशासन के कारण अब टैरिफ का भारी भरकम बोझ है। वो चीन की तरफ देखकर सोच रहे होंगे कि कोई तो है जो उनके लिए खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि इससे चीन को कुछ दोस्त जरूर मिलेंगे, और शायद चीन को कुछ व्यापारिक साझेदार भी मिल जाएं। अब यहाँ ये जानना भी दिलचस्प होगा कि चीन के आम लोग अमेरिका के साथ चल रहे इस ट्रेड वॉर के बारे में क्या सोचते हैं। ये कीमतों पर निर्भर करता है। अगर कोई सस्ता विकल्प है तो मैं घरेलू उत्पाद खरीदूंगी। जैसे फिलहाल मैं आईफोन इस्तेमाल करती हूँ, पर अगर एप्पल कीमतें बढ़ा देता है तो मैं ब्रांड बदल लूंगी। इसका असर बड़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा देश तैयार है। हम बस सरकार पर भरोसा कर सकते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ये नए टैरिफ अमेरिका को हर दिन $2 बिलियन का फायदा पहुंचाएंगे। देखिए बीबीसी संवाददाता पीटर बोविस की रिपोर्ट। My fellow Americans, this is Liberation Day. डोनाल्ड ट्रंप के इस तथाकथित लिबरेशन डे को 7 दिन हो चुके हैं। गुजरा एक हफ्ता उठापटक भरा रहा। कुछ हद तक उठापटक वाली स्थिति बनी जरूर थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो बेहतरीन है। कभी कभी आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। Sometimes you have to mix it up a little bit. और ट्रंप जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है। अतिरिक्त रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिए गए हैं, जिससे कुछ देशों पर लगने वाली टैरिफ की दरें अमेरिका के बेसलाइन टैरिफ, जो कि 10% है, उससे कहीं अधिक हो गई हैं। लेकिन अगर अलग अलग देश अमेरिका के साथ समझौता कर लें तो ये परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। जापान और दक्षिण कोरिया बातचीत शुरू करने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन भेज रहे हैं। हमारी कई देशों से बातचीत हुई है, तकरीबन 70। हमारी समस्या ये है कि हम उतने देशों से इतनी जल्दी डील नहीं कर सकते, और हमें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि टैरिफ लागू हो चुके हैं और पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन हर देश बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे चीन और अमेरिका तब से आमने सामने हैं जब से ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ में 50% की वृद्धि कर दी। चीन का कहना है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और उसने जवाब में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 84% का टैरिफ लगा दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में आयात की जाने वाली दवाओं पर भी भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। उनका कहना है कि इससे दवा कंपनियों को अपने ऑपरेशंस अमेरिका शिफ्ट करने में बढ़ावा मिलेगा। बीबीसी संवाददाता पीटर बोवेस की रिपोर्ट। और आज से लागू हुए अमेरिकी टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसका जवाब दे रही हैं बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला। टैरिफ को लेकर बढ़ती टेंशन की वजह से शेयर बाजार में 500 से अधिक अंकों की गिरावट आई। आखिरकार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, और इस 26% टैरिफ से भारत के बड़े निर्यात जैसे कि कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी जैसे सेक्टर्स पर काफ़ी असर आएगा, और ये सारे स्टॉक्स प्रेशर में थे। दवाई कंपनियां जो अभी तक तो टैरिफ से बची हुई हैं, उनके स्टॉक्स आज सबसे ज्यादा गिरे, क्योंकि कल ट्रंप ने कहा कि अगला टैरिफ अब फार्मा सेक्टर पर लगेगा, और भारतीय रुपया भी यूएस डॉलर के मुकाबले काफी गिर गया है, और इसलिए अब निवेशक सहमे हुए हैं, क्योंकि जहां भारत के एक्सपोर्ट्स कम हुए वहां देश की आर्थिक वृद्धि पर सीधा असर पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ पर, जिसकी गति वैसे ही धीमी पड़ चुकी है। विकास दर की गिरावट का अनुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी लगाया है, और उसे ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने आज अहम ब्याज दरों में कटौती की है। इससे लोन्स सस्ते होंगे और आपके घर की या गाड़ी के ईएमआई भी सस्ते हो जाएंगे, और आरबीआई शायद आगे चलकर और भी ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। पर जहां तक शेयर बाजार की बात करें, उसमें अस्थिरता बनी रहेगी। और खबर बांग्लादेश की। भारत की ओर से बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली गई है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि इस कदम से नेपाल या भूटान जाने वाले बांग्लादेश के निर्यात पर असर नहीं पड़ेगा। दरअसल बांग्लादेश कई देशों को अपना सामान निर्यात करता है, और उनमें से कुछ देशों का निर्यात भारत के रास्ते से होकर गुजरता है। अब तक भारत ने बांग्लादेश को इसकी इजाज़त दे रखी थी, लेकिन अब यही सुविधा वापस ले ली गई है। The transshipment facility बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट की सुविधा के कारण समय के साथ साथ हमारे एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भारी भीड़ हो गई थी। लॉजिस्टिक देरी और उच्च लागत हमारे खुद के निर्यात को प्रभावित कर रहे थे और बैकलॉग बना रहे थे। इसीलिए ये सुविधा 8 अप्रैल 2025 से वापस ले ली गई है। has been withdrawn with effect from 8th April 2025. और क्या है इसके पीछे की वजह, और इस फैसले का बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों पर क्या असर होगा, हमने जाना साउथ एशियन मामलों के जानकार संजय पांडे से। जिस तरीके से अगस्त 2024 के बाद में जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुए हैं, और मोहम्मद यूनुस की जब चीन यात्रा हुई है, तो उन्होंने जो न्यूज टॉक किया है, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको बांग्लादेश ब्लॉक बताया है, और पूरा ओशियन पे, जो बे ऑफ बंगाल पे बांग्लादेश का डोमिनेंस बताया है। तो निश्चित रूप से भारत इस बात के लिए कॉन्शियस है। दूसरा, निश्चित रूप से भारत में भी इस बात के लिए कंसर्न रेज किया जा रहा था कि जिस तरीके से बांग्लादेशी गुड्स का एक्सपोर्ट के लिए भारत के लैंड पोर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा था, तो उससे एक तो कंजेशन बढ़ रहा था, दूसरा कॉस्ट हाई हो रहा था, और तीसरा जो भारत के अपने कंसाइनमेंट थे वो डिले हो रहे थे। लेकिन चूंकि एक रीजनल अरेंजमेंट था, भारत भी चाहता था कि मोंगला, पायरा और चिटागंज पोर्ट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से का व्यापार बढ़े, और बांग्लादेश भी भूटान, नेपाल के साथ में व्यापार कर पाए और म्यांमार के साथ व्यापार कर पाए। तो एक भारत का एक मल्टीलेटरल नॉन रेसिप्रोकल जो अप्रोच था बांग्लादेश की इकोनॉमी को बाकी दक्षिण एशिया के साथ इंटीग्रेट करने का, मुझे लगता है एक सेटबैक है। और खासकर जब 2020 में ये एग्रीमेंट हुआ था कि बांग्लादेश इंडिया के पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट्स के माध्यम से, तो ये एक पॉजिटिव सोच थी। लेकिन राजनीति मुझे लगता है कि व्यक्ति और देश के विकास में बाधा बन रही है, और बांग्लादेश डेवलपमेंट के बजाय मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस अपने राजनीतिक हितों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और खबर गजा से, जहां इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है। पूर्वी गजा में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि इजरायली हमलों में वहां कम से कम 29 लोग मारे गए हैं और कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गजा के शेजिया के भीड़ वाले इलाके में मौजूद एक 4 मंजिला इमारत पर इजराइल ने मिसाइल दागी। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले का निशाना था हमास का एक चरमपंथी। और गजा में अब भूखमरी का संकट पैदा होने का डर है।
आटे और फ्यूल की वहाँ पहले से ही कमी हो रही थी। अब वहाँ तमाम बेकरीज बंद हो गई हैं क्योंकि इसराइल के साथ युद्ध की वजह से इसराइल ने गजा में दाखिल होने वाली किसी भी सहायता सामग्री पर 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त से प्रतिबंध लगाया है। और सवाल उठने लगे हैं अब कि वहाँ के लोगों को खाना ऐसे में कैसे मिलेगा। देखिए BBC संवाददाता एडवर्ड ओड्रिस्किल की रिपोर्ट। गजा में आने वाले सभी सामान पर लगे इसराइली बैन को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। राहत सामग्री लेकर आ रहे ट्रकों को वापस मिस्र लौटना पड़ा। गजा के बाजारों में अब सब्जी और मीट जैसी खाने की जरूरी चीजें गायब हो चुकी हैं और अब संयुक्त राष्ट्र की मदद से चलाई जा रही सभी 25 बेकरीज जो ब्रेड सप्लाई करती थीं, उन्हें मजबूरन बंद करना पड़ा क्योंकि ना ही आटा है ना ही फ्यूल। सारा जरूरी सामान खत्म हो चुका है। जाहिर है कि बेकरीज बंद हो जाएंगी। बेकरीज बंद होने का बहुत बुरा असर हो रहा है। मैं ब्रेड खरीदने के लिए बेकरी जाती हूँ पर वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि ना मीट है ना चिकन, तो हम ब्रेड पर ही निर्भर हैं। सब की सब बेकरीज बंद हो चुकी हैं, हम क्या करें? इसराइल और हमास के बीच करीब 18 महीने से चल रही जंग में ये सबसे लंबे समय तक लगी रोक है। एड एजेंसियां ताकतवर देशों से अपील कर रही हैं कि वो मानवता को लेकर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए इसराइल पर दबाव डालें और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने चेताया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो भूखमरी पैदा हो सकती है। इससे यहाँ के हालात और बिगड़ जाएंगे। हम गजा में अब तक के सबसे बुरे मानवीय संकट से गुजर रहे हैं और इसके डरावने नतीजे होंगे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा का 2/3 हिस्सा अब नो गो जोन है, यानी कि वहां इसराइल ने आदेश देकर उस इलाके को खाली करवा लिया है। इसराइल को उम्मीद है कि इस सैन्य दबाव से वो हमास को अपनी शर्तों के मुताबिक संघर्ष विराम के लिए मजबूर कर सकता है। वहीं हमास का कहना है कि वो उस प्लान को मानेगा जिसे कतर और मिस्र बनाएंगे। और खबर पाकिस्तान से। पर्यावरण में हो रहे बदलावों से भारत और पाकिस्तान दोनों ही अछूते नहीं हैं। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे रहने वालों की ज़िंदगी इस नदी से जुड़ी है, इतनी कि वहाँ का केहल समुदाय की ज़िंदगी तो इस नदी में कश्तियों पर ही बीतती थी। यहीं से उन्हें खाना पानी सब कुछ मिलता था। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन से ये नदी सूख रही है और साथ ही मुश्किल बढ़ा रही है। डैम्स और नदी की पानी में मिलता इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इनकी मुश्किल बढ़ा रहा है। अब यहाँ के लोग दुआ मांग रहे हैं कि नदी और उनकी ज़िंदगी दोनों ही गुलजार हो जाए। देखिए BBC संवाददाता अजीजुल्लाह खान की रिपोर्ट। दरिया ओ दरिया पानी तेरे डूंगे। ये आदिवासी यानी इंडिजिनस लोग या दरियाई सिंध पर बसने वाले हकीकी लोग माने जाते हैं। ये हैदराबाद से अटक तक दरियाई सिंध में कश्तियों में ही गुजर बसर करते थे, लेकिन अब बारिशों में कमी, डैम, बैराज और नहरों के बनने से इनसे इनका दरिया छिन गया है। इस टूटी फूटी कश्ती के लिए मोहम्मद असलम को अब दरिया में फिर से पानी आने का इंतजार है। सारी जिंदगी पहले हमारी जिंदगी इस दरिया में अच्छी गुजरती थी। कुछ काम हमारा चल जाता था, हमें कहीं और नहीं जाना पड़ता था। जंगल से हमारा कारोबार मिलता था। जब से नहरें बनाई गई हैं, दरिया में पानी बहुत ज्यादा कम हो गया है। दरिया में कुछ नहीं है तो हम शहरों को रुख कर रहे हैं। मैं यहाँ डेरा इस्माइल खान में दरियाई सिंध में मौजूद हूँ। ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पहले पानी था और उस पानी के बहाव से यहाँ पर जिंदगी रवां दवां थी। यहाँ पर पानी की रोकथाम के लिए यहाँ पर बंद भी डाले गए ताकि पानी शहर की तरफ उधर आगे ना जा सके। और वो माइटी दरियाई सिंध अब एक नदी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। माइटी दरियाई सिंध के बासियों का ये दरिया अब पहले जैसा दरिया नहीं रहा, इसलिए मजबूर होकर अब ये खुश्की पर रह रहे हैं। इस कबीले के कुछ लोग मुश्किल से झाड़ियां जमा करके ये टोकरियां बनाते हैं। ये मुश्किल काम है, हाथ फट जाते हैं, तकलीफ का काम है। अब ये झाड़ियाँ मिलती नहीं हैं। लोगों ने फसलें काश्त कर ली हैं। अब ये 250 से 350 में बिक जाते हैं। पहले तो ये इससे भी सस्ते बिकते थे। इन आदिवासियों के अजदाद का गुजर बसर कश्तियों में होता था। दरिया से ये मछली का शिकार करके खुद ही खाते और बाजार में बेचते थे। वो खुद ही इसके मालिक थे। लेकिन अब ये ठेकेदारों के साथ
मजदूरी करने पर मजबूर हैं। वो गंदा पानी होवे जिवें गंदे पानी जो आ पाए ता इस दरिया में गंदा पानी डाला जा रहा है। इससे मछली का साइज बढ़ता नहीं है। मछली की तादाद भी दरिया में कम होती जा रही है। गंदे पानी की वजह से मछली भी किसी काम की नहीं होती। ये बेड़ियां भर के ट्रक के नाल वो ट्रकां भरेंदे हन। इनकी जिंदगी या फलाह पर ज्यादा काम नहीं किया गया। खुश्क होते दरिया से जहां इनकी रिवायती जिंदगी को खतरा है, वहीं मौसमी तब्दीली से दरिया के करीब आबादी भी मुतासर हो रही है। दरिया को पाक करने, इसकी हिफाजत और इसमें पानी की रवानी के लिए कुछ अरसे से मकामी तंजीमें हर साल दरिया में फूलों की पत्तियां डालकर इस उम्मीद पर अलामती एहतजाज कर रही हैं कि इस दरिया में फिर से साफ शफाफ पानी आएगा और जिंदगी फिर रवां दवां हो सकेगी। और अब वक्त है पीबीसी ग्लोबल राउंडअप का। डोमिनिकन रिपब्लिक में कॉन्सर्ट के दौरान छत गिरने से कम 98 लोगों की मौत हुई है। यहाँ मशहूर सिंगर रूबी परेज अपने बैंड के साथ परफॉर्म कर रहे थे। वो भी इस हादसे में घायल हुए हैं। बचावकर्मी अभी भी सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे हैं। चीन ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वो दुनिया में हो रही किसी भी जंग में शामिल होने और वहां जाने से बचें। दरअसल कल यूक्रेन ने कहा था कि उसने 2 चीनी नागरिकों को डोनेत्स्क से गिरफ्तार किया था और ये दोनों रूस की तरफ से जंग लड़ रहे थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और अर्जेंटीना के बीच $20 अरब के लोन का शुरुआती समझौता हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में मंजूर होने की उम्मीद है। इसका मकसद अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैबियर मिलेई की उस खास आर्थिक नीति की मदद करना जिसे उन्होंने पिछले साल लागू किया। और अब आपको दिखाते हैं ऐसे वुल्फ जो आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। हाँ, आपने इन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में ज़रूर देखा होगा, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि डायर वुल्फ्स को वापस जिंदा किया गया है और इन्हें ज़िंदगी देने वाली कंपनी का दावा है कि इसके लिए उन्होंने इनके DNA का इस्तेमाल किया। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इस दावे पर सवाल किया है। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC Sarika।